बलवंत सर, अभी हम सबकी स्क्रीन ऑन रहेगी और जैसे ही सेशन पर स्क्रीन पर मैं मनोज सर को बुलाऊंगी, उसके बाद तरुण सर खुद अपने तरफ से राइट। नमस्कार, आप सभी को छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस अवसर पर विशेष समारोह में आप सभी का स्वागत है। I, Dr. Amrita Pandey, on behalf of Physical Education Foundation of India, welcome you all for the 6th International Yoga Day celebration. वैसे तो हमारे इस भूभाग में 21 जून को इसीलिए याद रखा जाता है क्योंकि यह साल का सबसे लंबा दिन होता है, लेकिन 21 जून अब विश्व के लिए एक नई पहचान बन गया है। 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपने भाषण में 21 जून को योग दिवस के रूप में घोषित किया था और तभी से हिंदुस्तान के हर कोने में, या यूं कहे कि विश्व के हर कोने में 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। योग हमारी पुरातन संस्कृति की एक अमूल्य देन है। इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के युज धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जुड़ना या मिलना। इसका एक अन्य अर्थ शरीर और मन का पूर्ण सजगता के साथ कार्य करना भी होता है। योग क्रिया या साधना में मनुष्य शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ साथ आत्मज्ञान द्वारा ईश्वर भक्ति से भी जुड़ता है। मनुष्य की आध्यात्मिक, शारीरिक और भक्ति विकास की ओर अग्रसर होने की प्रवृत्ति को योग का नाम दिया गया है। संपूर्ण विश्व को भारत की एक अमूल्य भेंट है योग कला, जो शरीर और मन को पूर्णता की ओर अग्रसर करने में सक्षम है। योग की महत्ता को आधिकारिक तौर पर विश्व शांति और सह अस्तित्व की प्रतिनिधि संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मान्यता प्रदान की गई है और आज इस छठे योग समारोह का आयोजन हम दिल्ली के फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया यानी पेफी लाइव के माध्यम से आप सभी के साथ कर रहे हैं। देवी और सज्जनों, इस छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हमारे बीच मौजूद हैं लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या उत्तर प्रदेश के वाइस चांसलर सर प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी, और यह आज हम सबसे व्यक्तित्व विकास में योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा की महत्ता पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी, जो कि जैसा कि मैंने बताया राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के से हैं, और इनके साथ मौजूद है डॉक्टर मुकेश कुमार वर्मा जी, जो हैं डिप्यूटी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी डॉक्टर RLA अवध यूनिवर्सिटी से। ये नोडल ऑफिसर रह चुके हैं यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया मूवमेंट की भारत सरकार की ओर से। कई गेमों के एक्सपर्ट हैं और कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में, कई जगह पर देश विदेश में रिसर्च पेपर पब्लिश कर चुके हैं। सर, आज हम दोनों को, आप दोनों को यहाँ पर हमारे बीच पाकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारे साथ ही साथ ज्वाइन किया है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया से डॉक्टर बलवंत सिंह जी ने, जो टीम पेफी की तरफ से हैं, फाउंडर और सेक्रेटरी हैं इंटरनेशनल योगा फाउंडेशन, और इस टीम के टेक्निकल हेड हैं आज के मिस्टर तरुण कुमार शर्मा जी। अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए स्क्रीन पर बुलाना चाहूँगी प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी। इससे पहले वो कुछ कहें, मैं उनके बारे में भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ज़रूर देना चाहूँगी। ये प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी प्रोफेसर एंड हेड रह चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लखनऊ यूनिवर्सिटी के, जो कि भारत की सबसे पुरानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है। In addition to this, he was also on charge of Director, Institute of Tourism Studies, University of Lucknow. 2011 से 2014 तक ये adjunct प्रोफेसर और रिसर्चर रह चुके हैं स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना की, फाउंडर ट्रस्टी दीनदयाल उपाध्याय इंटरनेशनल फाउंडेशन, working since 1988 and having 27 years of working experience. The man who carried out a massive capacity building project for management of Kumbh 2030, sponsored by Ministry of Tourism, Government of India and UP STDC. Former Chief Proctor, University of Lucknow, Professor and Head, Department of Physical Education, University of Lucknow. Specialized in administrative theory, public policy, tourism management. Published many books and
33 papers and articles to be exact on national and international level and supervised 40 PhDs. इनके निर्देशन में लगातार 3 साल से अवध यूनिवर्सिटी की खो-खो की महिला और पुरुष की टीम दोनों ही विजेता रह चुके हैं. With many other such mounted list of achievements, we are very pleased and honored to have you here with us, sir. मैं दीक्षित सर से अनुरोध करूंगी कि वह स्क्रीन पर आएं और अपने विचार हमसे साझा करें. सर. धन्यवाद और आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार, मेरी शुभकामनाएं और विश्व योग दिवस के आज के पवित्र अवसर पर आप सभी को साधुवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप सब में से केवल PEFI की टी शर्ट मैंने ही पहनी हुई है और ये अवसर पर विशेष रूप से पहनी हुई थी कि आज मैं PEFI के गौरवपूर्ण मंच पर अपनी बात कुछ साझा करूंगा। एट द आउटसेट मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैं कोई किसी ख्यातिनाम लेवल का स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हूं, न ही मेरी फिजिक बहुत अच्छी है, लेकिन आपने जो विषय दिया है वो मुझे लगता है कि वाइस चांसलर्स के भाग्य में आता ही है कि उन्हें हर विषय पर बोलना चाहिए और बोलना आना भी चाहिए। और ये विशेष रूप से इसलिए भी कि मुझे लगता है कि लगभग 2 वर्ष तक फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ को हेड करने का दायित्व सौंपा गया। तब मैंने उस विषय को, उस विभाग को बड़ी इंटीमेटली समझने की कोशिश की और उस समय के तत्कालीन हमारे कुलपति प्रोफेसर निमसे और उसी समय पर जिन्हें हमने विशेष रूप से इनवाइट किया था, शायद मुझे लगता है कि देश में एक रेयर महिला प्रोफेसर है फिजिकल एजुकेशन की, नैना निमकर जी, उनको भी हमने इनवाइट किया और इस विषय की गंभीरता को समझने की कोशिश की। उस समय तक मुझे यही लगता था कि ये फिजिकल के लोग हैं, ये दिमाग लगाते ही नहीं है और पूरी यूनिवर्सिटी में झगड़ा करने का सारा दायित्व उन्हीं के कंधों पर रहता है कि अगर 3-4 दिन तक विश्वविद्यालय शांत रह जाए तो फिजिकल एजुकेशन के ऊपर ये आज उंगली उठती थी कि अभी आप लोग ने झगड़ा नहीं किया। वहां से हमें समझने का मौका मिला और आगे बढ़ने का मौका मिला। और सबसे महत्वपूर्ण बात जब मेरे सामने आई, हमारे उस समय के कुलपति प्रोफेसर निमसे ने अपनी वार्ता के दौरान, चर्चा के दौरान जब मेंशन किया कि तुम्हें पता है कि एक बहुत ही प्रसिद्ध केमिस्ट्री का नोबेल लॉरिएट केमिस्ट्री का विद्यार्थी ही नहीं था, बल्कि वो फिजिकल एजुकेशन का विद्यार्थी था, अफ्रीका से था और उसे नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में मिला क्योंकि उसने स्पोर्ट्स की टीचिंग करते करते इस बात को समझने की कोशिश की कि केमिस्ट्री का इस पूरी विधा में क्या योगदान है। और वो फिर मेडिसिन में गए और मेडिसिन से केमिस्ट्री में पहुंचते हुए और इतना काम किया उन्होंने स्पोर्ट्स की अरीना में इस विधा को लेकर कि उन्हें नोबेल के लायक समझा गया। दैट बिकेम द हाई पॉइंट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड द लिमिटलेसनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। वहां से और उसके बाद जब इसकी बात करते हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में भी जब जोड़ने की बात करते हैं, योगा की जब बात करते हैं, तो हमें यह भी समझ में आता है कि इट इज ऑल नॉट अबाउट अ फिजिकल एक्सरसाइज और डूइंग इट मैकेनिकली टू गेट अ मेडल। मेडल वही मिलेगा जहां पर आप इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों से जुड़े गए हैं, दैट इज कॉल्ड योगा। और उस समय वो फेमस साइट आप सभी को पिंच करती होगी, मुझे आज तक पिंच करती है, जब मिल्खा सिंह जी ने एक हल्की सी बेवकूफी, एक मूर्खता और हमारे मेडल्स, गोल्ड मेडल चला गया। लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन था, नथिंग एल्स। इट वाज नॉट अबाउट हिज स्पीड, ही वाज रनिंग द वे ही वाज। ही probably is one of the most natural athletes that we have ever produced. लेकिन एक momentary lapse of concentration of 1/100th of a second cost him all the 3 possible medals that he could have got very easily. और उसके बाद आप देखते हैं, एक मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद शाइनी अब्राहम का जिक्र हो रहा था, जब हेप्टाथलॉन या किसने वो लॉन्ग जंप कर रही थी, सडनली शी वाज नोवेयर एंड शी ड्रॉप्ड आउट। Now, it was not his physical problem, it was her mental problem. It was his concentration which was leading him to this. तब समझ में आता है कि योग और
खेल, जो कि बचपन से हम लोगों के साथ साथ भारत में हम लोगों के साथ यही प्रॉब्लम रही है कि जैसे ही हमने खेलना शुरू किया हमारे पेरेंट्स ने हमें डांटना शुरू किया, क्योंकि ये लगता था कि खेलने वाले सबसे पहले खराब हो जाते हैं, ये पढ़े लिखेंगे नहीं। और ये एक बेसिक फिलॉसफी का डिनायल है कि जब तक आप खेलेंगे नहीं शायद आप पढ़ेंगे भी नहीं। और इस पर एक पूरी रिसर्चेस निकलकर सामने आ रही हैं कि खेल हमारी पढ़ाई के लिए कितना आवश्यक है। जब हम इसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में डाल देते हैं तो शायद हम इसके साथ न्याय नहीं कर रहे होते हैं। जब हम इसे को करिकुलर एक्टिविटी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं तभी हम इसके साथ न्याय कर रहे होते हैं। और ये हमें शायद हमें अपनी कमजोरी को ओवरकम करना होगा, अपनी विधा को समझने के लिए, अपनी बात को समझने के लिए कि फिजिकल एजुकेशन और फिजिकल फिटनेस इज एज इम्पॉर्टेंट एज द मेंटल अलर्टनेस। हम पहले अपनी बात को विधिवत इस प्रकार प्रारंभ करेंगे कि हम योग से समझने की कोशिश कर और उसे हम स्पोर्ट्स से जोड़ने की कोशिश करते हैं और अंत में हम इन दोनों के युग्म से निकली हुई व्यवस्था पर विचार करने का प्रयास करते हैं। योगा एक ऐसा विषय है जिससे हम अगर देखना चाहें कि भारत के संदर्भ में ही केवल अगर हम देखें तो हमें अंदाजा लग जाएगा कि योग भारत में कम से कम 10,000 वर्षों से समझा जाता है और उसकी प्रैक्टिस की जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त मोहरों में योग की पूरी मुद्रा अंकित है। आप समझ सकते हैं कि योग का हमारे देश में, हमारी संस्कृति में कितना प्राचीन काल से इसका प्रयोग होता रहा है। और इसके साथ साथ हम ये भी समझ सकते हैं कि जो योग में व्यवस्थाएं दी गई हैं वे व्यवस्थाएं हमें योग के माध्यम से प्राप्त हो सकती हैं। उदाहरण के लिए योग के दो बहुत ही प्रचलित अर्थ हैं। एक तो ये जोड़ना, युग्म, और दूसरा योग का अर्थ लिया जाता है समाधि से। इन दोनों के बीच में कहीं हम इस बात पर विचार कर सकते हैं कि हम योग को समझे कैसे। भारतीय मनीषा ने योग को बहुत ही विस्तार से समझा है, यहां तक कि उसके प्रकार तक विकसित किए। जैसे हमने एक प्रकार कहा ज्ञान योग, ज्ञान के माध्यम से योग तक पहुंचने का प्रकार। आप इस बात को इस अर्थ में भी समझ सकते हैं कि यदि हम ये कहें कि याज्ञवल्क्य से याज्ञ के पुत्र ने पूछा हु एम आई, मैं कौन हूं, ये शाश्वत प्रश्न है। और उन्होंने जवाब दिया, ऋषि ने जवाब दिया, गो एंड सर्च फॉर योरसेल्फ, जाओ और खुद अन्वेषण करो। एक जिज्ञासु की जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए ज्ञान के माध्यम से इस यौगिक क्रिया को प्राप्त करो, जाओ खोजो, और खोज कर जब आओगे अगला प्रश्न खड़ा होगा। यानी सत्य की पराकाष्ठा तक पहुंचाने का कार्य ज्ञान कर सकता है, ज्ञान योग। लेकिन उसका एक और विशेष पक्ष और है, उसका मैं विपरीत तो नहीं कहूंगा, द्वितीय पक्ष कहूंगा, वह है भक्ति योग। भक्ति की पराकाष्ठा भी व्यक्ति को ईश्वर तक पहुंचा सकती है।
ज्ञान में प्रश्न उठते जाते हैं, समाधान आते जाते हैं, भक्ति में प्रश्न घटते जाते हैं, वे समाप्त हो जाते हैं। दोनों ही माध्यम से हम उस सत्य तक, उस परम सत्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, कर सकते हैं। धर्म योग और कर्म योग दो और प्रकार हैं जिनके माध्यम से भी हम उस सत्य तक पहुंच सकते हैं। और राजयोग, पतंजलि का अष्टांग सिद्धांत जो राजयोग के माध्यमों से जाना जाता है, उन्होंने योग की समस्त विद्याओं को 8 अंगों में बांट दिया, श्रेणीबद्ध कर दिया और कहा इसके बाहर कुछ नहीं। यह हमारे लिए भी आवश्यक है जानना, हम स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी जानना आवश्यक है कि यदि हम योग की उन अवस्थाओं तक पहुंचते हैं जिन्हें हम आजकल बड़ी लोकप्रियता से देख रहे हैं, उसके पहले की 2 अवस्थाएं यदि प्राप्त नहीं होती हैं तो आगे की अवस्थाएं भी प्राप्त नहीं हो पाएंगी। ये 8 अंग क्या है? ये 8 अंग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा प्रचलित अंग है वे है आसन, प्राणायाम और ध्यान। और यही एक समस्या भी है कि यम और नियम के बगैर आसन, प्राणायाम और ध्यान को पहुंचने की कोशिश हमें कंफ्यूज करती है, वो हमें द्वंदात्मक स्थिति में ले आती है, वो हमारा समाधान कम करती है, ये हमारी समस्याएं बढ़ा देती है। योगश्चित्ति वृत्ति निरोधः, योग से चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। अर्थात बुद्धि, अहंकार और मन नामक वृत्ति से क्रियाकलापों से बनने वाला जो अंतःकरण है, वह अचेतन मन है, वह हमें शांत होने के लिए योग का सहारा लेना होगा। दुनिया के सारे धर्म चित्त पर ही कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने तरह तरह के नियम, क्रियाकांड, ग्रह, नक्षत्र, ईश्वर के प्रति भय को उत्पन्न करके अपने अपने धर्म में जकड़े रखा है। पतंजलि कहते हैं इस चित्त का ही निरोध करो, इसे ही समाप्त कर दो। योग विश्वास करना नहीं सिखाता और नहीं संदेह करना। यह विश्वास और संदेह की बीच की अवस्था, संशय के तो योग बहुत ही खिलाफ है। योग कहता है आप में जानने की क्षमता है, इसको बढ़ाओ, इसका उपयोग करो। आपकी आंखें हैं और इससे कुछ भी देखा जा सकता है जो सामान्य तौर पर नहीं दिखता है। आपके कान हैं, इनसे वह भी सुना जा सकता है जिसे अनाहत कहते हैं, ऐसी ध्वनि जो संघात से नहीं जन्मी है, जिसे ज्ञानी जन ओम कहते हैं। अन्य विधाओं में इसे आमीन, ओमीन, ओंकार भी कहा गया है। यह सुनने के लिए आपको अपने अंदर जाना होगा। ऐसे योग का हमारे खेलों में क्या उपयोग हो, कैसे उपयोग हो कि हम न केवल खेल को खेल सकें बल्कि उसका आनंद भी उठा सकें और उसमें आगे भी बढ़ सके, एक्सेल भी कर सके, उसमें हम एक दक्षता प्राप्त कर सके। हमारे एक ऐसे अनेकों एंशिएंट पीरियड से ही हम लोगों ने ये देखा कि हमारा शरीर सामान्य रूप से जकड़ा होता है और जब हम उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं, लचीलापन लाने की कोशिश करते हैं, तो हमें योग का सहारा लेना होता है। इस योग का सहारा इसलिए लेना होता है कि न केवल ये हमारी स्पाइन और ज्वाइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, लेकिन साथ साथ हमारे मसल्स को युवा रखता है, हमारे आर्टरीज में सर्कुलेशन बढ़ाता है, आंतरिक अंगों में हमारी ताकत बढ़ाता है और इससे अधिक योग हमारे लिए आत्मबल लाने का प्रयास करता है, पावर ऑफ कंसंट्रेशन लाता है। आप जानते हैं खिलाड़ी के लिए न केवल फिजिकली फिट रहना आवश्यक है बल्कि उसे आंतरिक रूप से भी फिट होना आवश्यक है। अर्थात यदि आपके शरीर में कोई व्याधियां हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको मसल्स में प्रॉब्लम है,
तो आप अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बन सकते हैं, मानसिक रूप से कितना भी स्ट्रांग हो। इसलिए दोनों ही चीजों के लिए हमारे लिए आवश्यक है वही उन चीजों का निषेध करना जो हमारे शरीर को खराब करे, और उन चीजों को आत्मसात करना जो हमारे मन को दृढ़ करे, सुदृढ़ करे। योग से हम माइंड बॉडी कनेक्शन को भी मजबूत बना सकते हैं, ये आवश्यक है। हम अपने शरीर में अपने मन को शांत रख सकते हैं, उसे रिलैक्स रख सकते हैं, हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, हम अपने सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ा सकते हैं, सेल्फ रिजॉल्व को बढ़ा सकते हैं, तनाव को कम कर सकते हैं, वाइटलिटी को बढ़ा सकते हैं, एनर्जी जो हमारे पास है उसे संपूर्ण शरीर में वितरित कर सकते हैं। इसलिए हम ये देख सकते हैं कि यदि आपको एक बैलेंस्ड, रिलैक्स्ड, फोकस्ड, एफिशिएंट और इफेक्टिव आदमी होना है, व्यक्ति होना है, तो आपको योग का ही सहारा लेना चाहिए और लेना होगा। इसलिए योग को किसी भी विषय के साथ अप्लाई किया जा सकता है, और स्पोर्ट्स एथलीट्स के लिए भी इसे अप्लाई किया जाना चाहिए और किया जाता है। हमारी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए योग कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, इसको हमें विस्तार से समझना चाहिए। हमें ये जानना आवश्यक होगा कि एक खेल को खेलने के लिए और अच्छा खेलने के लिए क्या चीजें आवश्यक हैं। हमें यह भी जानना होगा कि अगर आप कोई भी खेल खेलना चाहें, हमें उसकी बेसिक स्किल्स चाहिए, हमें आप निरंतर प्रशिक्षण चाहिए, और वह स्किल चाहिए जो आपको अन्य से और ऊपर उठाती है। इसमें समय चाहिए, इसमें ऊर्जा चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, और एक शरीर ऐसा चाहिए जो फ्लेक्सिबल भी हो, स्ट्रांग भी हो और कंट्रोल्ड भी हो। इसलिए यदि ऐसा नहीं होगा तो आपका शरीर ग्रेस, वेलोसिटी और स्पीड के साथ कार्य नहीं कर पाएगा और आपकी परफॉर्मेंस कभी अच्छी नहीं हो सकती। अगर आप अपने एंड्योरेंस और स्टेमिना को एक समय विशेष के लिए नहीं बचा पाते हैं, नहीं संरक्षित सुरक्षित कर पाते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जब तक फोकस्ड नहीं होगा और अपने कंसंट्रेशन पर काम नहीं करेगा, वो परफॉर्मेंस एनहांसमेंट नहीं कर सकता है। परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए दवाएं नहीं खानी होती है, आपको डिस्ट्रैक्शंस और टेमेरिटी से दूर हटना होता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम उन एक्सरसाइजेस को करें, उस विधा को जाने जो हमारी अपनी विरासत है, हमें कहीं से इसे एक्वायर नहीं करना है, इंपोर्ट नहीं करना है। यू हैव इट, वी आर द मास्टर्स ऑफ दिस आर्ट, और आई वुड से मास्टर ऑफ दिस साइंस। इसलिए हमें इसके ऊपर काम करते रहना होगा। और हमें, आप अगर देखें कि वर्तमान विश्व में यदि बहुत तेजी से कोई कंट्री स्पोर्टिंग वर्ल्ड पावर के रूप में विकसित हुई है तो वो चीन है। और चीन ने हमारे बुद्धिस्ट हिनायान के जो यौगिक प्रकार थे उन पर मास्टरी हासिल की हुई है, इसलिए वो विश्व चैंपियन हो पाए हैं, न कि किसी और एनहांसमेंट के कारण। Sporting skills require the attainment of deep focus. Sports person need to live in every moment. और किसी भी अचीवमेंट का जो सबसे कठिन हिस्सा है वो है हैंडलिंग ऑफ डिस्ट्रैक्शंस एंड एडवर्स कंडीशन, और यह व्यापक मात्रा में आती है। हमारे शास्त्रों में जो आपने पढ़ा होगा, जब हम कहते हैं कि अर्जुन और उनके अन्य भाइयों में क्या अंतर था, सबसे छोटे से पूछा
कि तुम्हें उस चिड़िया की आंख पे खोज करना है, बताओ क्या क्या दिख रहा है। उन्होंने कहा धरती दिख रही है, हरियाली दिख रही है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, लोग घूमते घूमते दिख रहे हैं। गुरु ने कहा तुम किनारे आओ, अभी तुम्हें और अभ्यास की आवश्यकता है। और धीरे धीरे जब अर्जुन तक आए तो अर्जुन से उन्होंने पूछा तुम्हें क्या दिखता है। उसने कहा गुरुदेव चिड़िया की आंख भर दिख रही है। तब ये उन्होंने कहा अब तुम वार कर सकते हो। ये है हाईएस्ट लेवल ऑफ कंसंट्रेशन एंड दिस इज डूएबल, इट इज पॉसिबल। इट इज नॉट दैट इट इज नॉट अचीव्ड, बट हमारे करिकुलम में योग का जो प्रयोग किया भी जा रहा है वो दुर्भाग्य से केवल फिजिकल पार्ट्स का किया जा रहा है। उसे और अधिक इनहेंस करते हुए हायर लेवल ऑफ योग पर ले जाने की आवश्यकता है। तभी ऐसा हो पाएगा कि हम कंसंट्रेशन इंक्रीज कर सकें, स्ट्रेस रिड्यूस कर सकें और अपने आप को एक यौगिक पर्सन के रूप में कन्वर्ट कर सकें। स्वामी विष्णुदेवानंद ने कहा कि प्राणायाम का महत्व केवल कंसंट्रेशन बढ़ाने में नहीं है, बल्कि आपकी विल पावर, सेल्फ कंट्रोल और कंसंट्रेशन पावर सभी में वृद्धि संभव है। और अगर हम कहें कि सांस लेने से प्राणायाम हो जाता है तो यह हमारा अल्प ज्ञान है। सांस और प्राण में अंतर है। जब हम सांस लेते हैं तो वायु अंदर जाती है, लेकिन उसे हमारे मूल तक जाना होगा और मूल से जाकर जब वापस आएगी तो वो प्राण में होगी, कन्वर्ट होगी। ये एक्सरसाइज हमें आनी चाहिए। इसलिए जब आप जोर जोर से सांस, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो आप बेसिकली प्राणायाम नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो प्राण वायु में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, वो लंग्स से ही बाहर चली जा रही है। Your lungs might become strong, but then your willpower and your full body will not be strong, because in order for full body to be strong, that the inhalation that you do, that must reach the lower part of your body, below your नाभि के नीचे, मूल के बीच में जब वो जाती है तो प्राण में कन्वर्जन प्रारंभ होता है और वो प्राण वायु आपको ऊर्जा देती है। यह हमें समझना और सीखना ही होगा। और इसके लिए हमें हमारी जितने भी पब्लिक फिजिकल एजुकेशन के पाठ्यक्रम हैं उनमें इसे ऐड करना चाहिए। जब शरीर आपका फिजिकल इम्प्योरिटीज से साफ हो जाएगा तो कंसंट्रेशन पावर आपकी बढ़ती जाएगी। इसलिए फिजिकल इम्प्योरिटीज से दूर रहना, साफ होना जरूरी है। और उसके बाद जब आप प्राणायाम करेंगे तो आपकी एनर्जी और आपकी बॉडी का रिवाइटलाइजेशन प्रारंभ हो जाएगा। योगासन भी जो है वे आपके कंट्रोल और कंसंट्रेशन ऑफ माइंड के लिए आवश्यक है, वे मदद करते हैं। लेकिन योग और आसन दोनों अलग अलग हैं, इन्हें योगासन बनाना होगा। आपका किसी एक पोस्चर में आ जाना, रिलैक्स महसूस करना, इसलिए उसके लिए आवश्यक है कि आपका माइंड भी फोकस्ड और रिलैक्स्ड हो। इसलिए इसे हम तभी योग आसन कहेंगे, अदरवाइज ये केवल एक आसन है। इससे क्या होगा कि हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, फिजिकल स्ट्रेंथ बनती है और मेंटल कंसंट्रेशन करने की पावर भी बढ़ती जाती है। क्योंकि जब हाईएस्ट लेवल पर आप स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं तो स्ट्रेस स्वाभाविक होता है, डिस्ट्रैक्शन स्वाभाविक होते हैं, कॉन्स्पिरेसीज भी होती हैं। इन सब से ऊपर उठने के लिए आपको एक बार योग का और योग के हायर ऑर्डर का सहारा लेना सीखना चाहिए। स्वामी शिवानंद ने कहा कि द सिस्टमेटिक एंड स्टडी प्रैक्टिस ऑफ योगा will make the mind very obedient and faithful and make the practitioner successful in every attempt। देखिए, माइंड का ओबीडियंट और फेथफुल होना आवश्यक है। यहाँ पर स्वामी शिवानंद कहते हैं कि वो आपके माइंड को ओबीडियंट और फेथफुल बना देंगे। जो आप चाह रहे हैं वही मन करे, जो मन में आया है वह शरीर करे। ये दोनों के लिंक के लिए योग
एक ल्यूब्रिकेंट और एक एक्सरसाइज, एक साइंस के रूप में आपके सामने आता है कि जो सोचा है वो कर पाए, ऐसा तभी संभव है जब सोच और करने का शरीर दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हो, युग्मित हो, योग में आ गया। हमारे लिए यह भी आवश्यक है कि योगिक एक्सरसाइजेज जो है, दे आर मेनली डिजाइन्ड टू कीप द proper curvature of the spine and to increase its flexibility, and also balancing asanas develop the function of the cerebellum, the brain center that controls how the body works in motion, improve muscle coordination and posture, including physical and nervous balance, which helps to achieve grace and fluidity of movement. ये योग की ताकत है, सेल्स तक पहुंचने की ताकत योग में है। वे नरिशमेंट और उनका इफेक्टिव होना, उनका एफिशिएंट होना, ये सेल्स का योगदान है, और सेल्स तक पहुंचना ये योग की क्षमता है। इसलिए हमें इस बात को बार बार सोचना चाहिए कि हम योग के किस लेवल को, हम एक बात को बिल्कुल यहां पर साफ कर लें कि योग का अर्थ तथाकथित धर्म से बिल्कुल नहीं है। धर्म का योग से कोई लेना देना नहीं, ये निरपेक्ष भाव है। ये जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने बहुत सुंदरता से कहा था, चित्त और विराट, शरीर और चित्त, ये दोनों मिलाकर ही तो एक शरीर बनता है। A well thinking person has to be pure from mind and body both. Similarly, जब हम स्पोर्ट्स के अंदर घुस रहे हैं तो उसका धर्म से योगदान करना बिल्कुल भी अवांछित है। और ये भाग्य है कि जब 6 वर्ष पहले 2014 में जब संयुक्त राष्ट्र ने विश्व योग दिवस मनाने का निर्णय लिया तो 171 देशों ने इसका समर्थन किया, जिसमें 47 पूर्णतः मुस्लिम देश भी शामिल थे। ये भारत के लोगों को भी समझना है, जो तथाकथित विध्वंस और विभेदकारी नीतियों के कारण ही अपनी राजनीति चलाते हैं, उन्हें समझना है कि जब विश्व इसका महत्व समझ चुका है, आज 200 देशों तक पहुंच गया है योग, विश्व इसका महत्व समझ चुका है, हमें कब समझ में आएगी? स्पिरिचुअलिटी इज नॉट रिलीजियस माइंडेडनेस, स्पिरिचुअलिटी इज द इग्निशन ऑफ योर इनर स्ट्रेंथ। वो आपकी अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए योग है, आपकी अपनी, किसी दूसरे की नहीं। इसलिए इसे जो रिलीजियस माइंड से देखने वाले लोग हैं, उनके लिए ये जरूर निवेदन होना चाहिए कि उन्हें योग की शरण में आएंगे तो वे ब्रॉड माइंडेड भी हो जाएंगे, क्योंकि योग आपके धर्म से ऊपर उठी हुई व्यवस्था है। वह प्रकृति के साथ आपको आत्मसात, आपको मिलाने वाली व्यवस्था है। वो आपको आपके आराध्य के साथ जोड़ने वाली व्यवस्था है। वो माइंड, बॉडी और उसके साथ हायर ऑर्डर्स की जितने भी कंसंट्रेशन पावर्स हैं, उनके साथ जोड़ने की व्यवस्था है। इसलिए इसको किसी भी धर्म से जोड़ना बिल्कुल भी गलत होगा। देखिए, योग निद्रा और विजुअलाइजेशन कैन असिस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ ए स्किल टू रीइंफोर्स द न्यू पैटर्न ऑफ बिहेवियर और बिलीव्स। All the top sports persons who have worked with yoga have been making extensive use of various techniques and visuals. देखिए, दृष्टि की जो भौतिक दृष्टि है, जिसे हम कह सकते हैं, जो हमारी आंखें हैं, उनके देखने की सीमा है, लेकिन इंद्रियों के देखने की सीमा नहीं होती। आप बिल्कुल भी इसको अन्यथा न ले, लेकिन मैं बहुत सुंदर, मुझे एक सेंटेंस पढ़ने को मिला जब मैं स्वामी राम की जीवनी पढ़ रहा था, जो मुझे लगता है कि आधुनिक काल के एक श्रेष्ठतम गुरु के रूप में हमारे सामने आए थे। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सेंटेंस कहा जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी बहुत उपयोगी है, जिसे हम और नाम आजकल देते हैं, उनका भी मैं एक बार वर्णन करूंगा। और वो ये था कि उन्होंने लिखा
कि विद नेकेड आईज वी सी द 1/3 ऑफ द वर्ल्ड, फॉर द रेस्ट 2/3 वी हैव टू क्लोज अवर आईज। ये एक सेंटेंस है जो जीवन की दृष्टि को चेंज कर देता है। जो हम देख सकते हैं वो केवल 1/3 विश्व है, दुनिया है। बाकी दुनिया देखने के लिए नेत्रों को बंद करना होगा, अर्थात इंद्रियों के माध्यम से देखना होगा, आंतरिक नेत्र के माध्यम से देखना होगा, शिव नेत्र के माध्यम से देखना होगा, और तब हम पहुंच सकते हैं। आजकल हम आप हो सकता है बहुत सारे आधुनिक युग के लोग कहें कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो फिर सिमुलेशन क्या है? ये वही एक्सरसाइज है। जब हम केस स्टडीज पढ़ रहे होते हैं, पॉसिबल ऑप्शंस की बात कर रहे होते हैं, सिमुलेशन की बात कर रहे होते हैं, तो हम उन्हीं प्रकार के ही बात कर रहे होते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या, यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा। इसी को हम कह सकते हैं कि आंतरिक नेत्रों के माध्यम से भी दुनिया देखनी सीखना होगा, जिसे हम मेडिटेशन भी कह सकते हैं, जिसे हम ध्यान भी कह सकते हैं। इसके लिए ये क्यों करना होता है? क्योंकि आपके दिमाग में जो कुछ भी उलझने चल रही होंगी उनका प्योरिफिकेशन भी आवश्यक। अगर मैं संक्षेप में कहूं या इस हिस्से के सारांश में कहूं तो योगा is able to mobilize joints, stretch tissues and ligaments, tone muscles, bring flexibility to the spine, strengthen the internal organs. This is also based on the formula of stretching, relaxation, deep breathing, increasing circulation and concentration. And as such, yoga is also beneficial to a professional athlete, as it enables them to strengthen their concentration ability, foster a calm and relaxed mind, enhance the mind-body connection, allowing an athlete to have greater muscle coordination and fluidity of movement. इस बात को ध्यान रखें कि योग हमारे बाह्य शरीर को ताकत देता है, हमारी वाइटलिटी को इंक्रीज करता है, और हमारे आंतरिक शरीर को एक शांति देता है, एक कंसंट्रेशन देता है, और उस कंसंट्रेशन के ही माध्यम से हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए योग्य बन पाते हैं। अगर हम देखें तो जो हम लोगों को सिखाया गया उनमें बहुत सारी चीजें कही गई। स्पोर्ट्स को लेकर जो सैद्धांतिक चिंतन है और जो व्यावहारिक चिंतन है उसमें अंतर है। लेकिन यदि हम कहें कि हम 4 कारण हमारे पास होने चाहिए जिससे हमारे सभी छात्राओं को फिजिकल एक्टिविटीज में जुटना चाहिए, और वे 4 कारण क्या हैं? पहली बात तो यह है कि इट एनहांसेस योर एकेडमिक परफॉर्मेंस। ऐसे तमाम अध्ययन अब प्राप्त हो चुके हैं। पूरी अगर आप सर्च इंजन के माध्यम से जाएं तो आपको हजारों स्टडीज मिल जाएंगी अब कि जो एथलीट, जो स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इंगेज और इन्वॉल्व रहते हैं उनकी परफॉर्मेंस भी अबव एवरेज रहती है, हायर ऑर्डर में रहती है। दे टेंड टू स्कोर हायर टेस्ट स्कोर। ऐसी बहुत सारी स्टडीज हैं जिससे ये एकेडमिक सक्सेस और फिजिकल फिटनेस के बीच के संबंध को आसानी से स्थापित किया जा सकता है। इसलिए मेरी सभी अभिभावकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि बच्चों को खेलने के लिए उनको बढ़ावा दें, एकेडमिक परफॉर्मेंस अपने आप बढ़ जाएगी। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो हाईली एजुकेटेड भी हैं। अनिल कुंबले का नाम हम सबने सुना हुआ है। दूसरा कारण क्यों है कि हमें अपने बच्चों को खेल के लिए या फिजिकल एक्सरसाइज के लिए प्रेरित करना चाहिए, वो है फिटनेस हैबिट्स। स्पोर्ट्स से बच्चों के अंदर फिटनेस हैबिट्स पैदा हो जाती है, और साथ साथ एक और चीज पैदा होती है, वो है जिसको हम स्पोर्ट्स पर्सन थोड़ा वो जानते हैं, और वो उसको कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट।
एक दूसरे के सहयोग करने की जो स्पिरिट है वो गेम से ही मिल सकती है, वो क्लासरूम में नहीं मिलती। क्लासरूम में हम एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हैं, खेल में हम एक दूसरे के साथ होते हैं और तब भी प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हैं। तो जो ये स्पिरिट पार्टिसिपेशन की आ जाती है, कोऑर्डिनेशन की जो आ जाती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे आगे के जीवन में। इसके अलावा जो तीसरा कारण है वो है मेंटल और इमोशनल जो उसके लाभ है। एथलीट्स के पास अच्छी फिजिकल बेनिफिट तो होता ही है, बट इससे बच्चों को मेंटली और इमोशनली डेवलप होने में बहुत मदद मिलती है। जब आपकी बॉडी एक्सरसाइज करती है तो आपका ब्रेन इंडोर्फिन्स रिलीज करता है, और अगर बायोलॉजिकली हम देखें तो ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट्स, they are physically more active, they are happier and they have a very constructive outlet, because जिससे क्योंकि उनका माइंड रिलैक्स होता है, वो स्ट्रेस्ड नहीं होते हैं, इसलिए उनका सकारात्मक होना ज्यादा सहज होता है। और अंतिम जो चौथा बिंदु है वो है स्पेसिफिक स्किल्स का विकसित होना। हम एथलीट्स को बहुत सारी एक्टिविटीज दे देते हैं, बहुत सारी स्किल्स दे देते हैं, लेकिन कुछ चीजें फोकस में होती हैं जो कि उसके साथ स्वाभाविक रूप से उसे प्राप्त होती हैं, जो आगे के जीवन में उसकी बहुत मदद करती है। उसमें लीडरशिप है, टीम वर्क है, कॉन्फिडेंस है और सेल्फ रिलायंस है। नेतृत्व की क्षमता आ जाती है, सामूहिकता आ जाती है, आत्मविश्वास आ जाता है और आत्मनिर्भरता आ जाती है। ये चार चीजें जीवन में बहुत काम आती हैं। जिन्होंने खेल नहीं खेला होगा उन्हें ये शायद कमी खलती होगी, जिन्होंने खेल की दुनिया में कदम रखा है उन्हें ये कमी नहीं खलती है, वे स्वाभाविक रूप से इनमें निष्णात हो जाते हैं, इसके एक्सपर्ट हो जाते हैं। हम लोग के खिलाड़ी क्रिटिकल थिंकिंग में भी विकसित हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए समय नहीं मिलता, तो क्विक सॉल्विंग टेक्निक हमारे अंदर एक विकसित हो जाती है। और ये क्षमता हम जानते हैं कि प्रबंधन के क्षेत्र में ये कितने काम की क्षमता है। साथ साथ जो विकसित हो जाती है वो है टाइम मैनेजमेंट, जो आगे चलकर हमारे बहुत काम आने वाली होती है। जब आप अपने एडल्टहुड के आगे चलकर पेरेंटहुड में पहुंचते हैं, परिवार में पहुंचते हैं, बच्चों को सिखाने की अवस्था में आते हैं, तब आपको लगता है कि ये जो कंसंट्रेशन की पावर हमने डेवलप की, टीम वर्क की जो पावर हमने डेवलप करी, जो हमने कॉन्फिडेंस डेवलप किया, जो हमने आत्मनिर्भरता डेवलप की, ये सारी की सारी चीजें हमारे छात्रों को, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को शक्ति प्रदान करती हैं, सकारात्मक सोच प्रदान करती हैं। इसलिए जैसा हम देखते हैं कि अच्छा खिलाड़ी अच्छा व्यक्ति बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर सकारात्मकता भर जाती है, स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाती है, और इन सकारात्मक प्रभावों का समाज के सकारात्मक सोच पर बहुत अधिक असर पड़ता है। मुझे लगता है कि इन सारी बातों से हम इस बात को समझने का सफल प्रयास कर पाएंगे कि एक खेल और पढ़ाई अलग नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी अलग अलग नहीं है, वे भी एक दूसरे की पूरक हैं। इसलिए फिजिकल एक्सरसाइज करना और मेंटल एक्सरसाइज न करना आपको केवल अधूरा व्यक्ति बनाएगा, पूर्णता नहीं प्रदान करेगा। इसलिए जब भी आप आसन सीखें, प्राणायाम भी सीखें और साथ साथ योग आसन भी सीखें, कंसंट्रेशन पावर उतनी ही आवश्यक है जितनी की आपकी फिजिकल पावर है। आपने बहुत सारे खिलाड़ियों को देखा होगा जो पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, इनके पास शरीर की क्षमता तो उतनी नहीं रही, लेकिन माइंड उतना ही स्ट्रांग रहा, जीतने की जो अदम्य क्षमता थी वो उतनी ही बनी रही। इसलिए वे भी खेलने के लिए उद्यत होते हैं, खेलते हैं, मेडल्स लाते हैं। और आपने देखा होगा कि भारत में बड़ी संख्या में पैरालंपिक्स के हम लोग बड़े खिलाड़ी हैं,
वो हमने विकसित किया है, क्योंकि उनके अंदर जैसे हम कहते हैं हमारी अपनी जो सोच है, जो हमारी आध्यात्मिक सोच है कि ईश्वर यदि एक इंद्रिय को खराब करता है तो एक इंद्रिय को बढ़ा भी देता है। हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वे अपनी पंचेंद्रियों को विकसित करने की, उन्हें शक्ति प्रदान करने की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि खेल और पढ़ाई का जो विभाजन हमने किया, हमारे करिकुलम में किया गया, वो बेसिकली मिथ्या है, गलत है। खेल खेल में पढ़ाई होना ज्यादा आसान है, पढ़ने से खेल नहीं आता। खेल अपने आप में एक पूरी विधा है आपके ज्ञानार्जन की, उसमें कौन सा विषय नहीं आता है। मुझे याद है, मैं एक छोटा सा अनुभव शेयर करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। जब पहली बार हमने अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन किया, वो हमारा भी पहला अनुभव था, इस स्केल पर पहला अनुभव था। हमें बहुत बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स चाहिए थे, जो हमको करीब 1200 के आसपास के वॉलंटियर्स हमें प्राप्त हुए थे। हमारे उसमें एक ग्रुप था पूरा, जो विश्वविद्यालय के छात्र भी थे, हमारे महाविद्यालयों के छात्र छात्राएं भी थे, हमारे नगर के भी कुछ उत्साही कार्यकर्ता या स्वयंसेवक भी थे। अब एक इसमें जब कार्य प्रारंभ हुआ तो मुझे कई बार मेरे टीचर्स ने और छात्रों ने कहा कि सर वो ऐसा नहीं करते हैं, वो जो झगड़ा करते हैं। तो मैंने उनको एक दिन ब्रीफ किया, मैंने कहा अभी यहाँ आपके कार्य में झगड़े होंगे, जो कार्य कर रहे होंगे उन्हें ब्लेम भी होगा, जो नहीं कर रहे हैं वो स्मार्ट होंगे, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आएंगी। इसीलिए मैंने आपको ये काम सौंपा है कि मैं आपसे ब्रीफिंग इस कार्यक्रम के आयोजन के बाद लूंगा, और जब कार्यक्रम के आयोजन तक आप अपने भेद मतभेद सारे भुलाते रहे, समन्वय स्थापित करते रहे, लीडरशिप की स्किल को डेवलप करते रहे, मोटिवेशन की स्किल को डेवलप करते रहे, डिसीजन मेकिंग की स्किल की डेवलप करते रहे, और ग्रुप डायनेमिक्स समझते रहे। ये बात मैंने अपने प्रबंधन के छात्रों से भी कही, विशेष रूप से उनसे कही। और जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तब डीब्रीफिंग, जिसको हम लोग कहते हैं, जो आर्मी में बहुत कॉमनली होती है, जब डीब्रीफिंग हुई तो मैंने लोगों से पूछा, बच्चों से पूछा क्या सीखा, तो वे सारे उत्तर उनके पास आ चुके थे जिनके उत्तर उनकी पाठ्य पुस्तकें नहीं दे रही थी। ये है the benefit of what we call as a co-curricular activity. And they were not doing any skilled job, they were playing the games, I can say that. वो भी एक खेल था, खेल खेल में करने की जो व्यवस्था की गई थी वो खेल था, इसलिए उसके लाभ हर दिशा में प्राप्त हुए। उसने उनकी स्किल को मजबूत किया, उसने उनकी क्षमताओं को विकसित किया, उसने उनकी फिजिकल कैपेसिटीज को विकसित किया। वो बच्चे 8-8 घंटे उन दियों में तेल बाती और कपूर लगाते रहते थे और बगैर थके लगाते थे, क्योंकि उन्हें यह समझ में आया था कि ये जो हम सीख रहे हैं ये पाठ्य पुस्तकों को पूर्णता प्रदान करेगा, न कि पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त होगा। ये आधारभूत अंतर है हमारे स्पोर्ट्स अरीना में और हमारे एकेडमिक अरीना में। तो एक दूसरे के पूर्णता है, एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, और जहां पर अच्छी पढ़ाई और अच्छा खेल होता है वे राष्ट्र विकसित होते हैं। मुझे लगता है कि मैंने आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आपसे अपने विचार साझा करने का जो आपने मुझे अवसर दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ। PEFI के सभी सम्मानित पदाधिकारियों का और कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने इस मौके पर मेरे जैसे व्यक्ति का व्याख्यान आयोजित किया, जो खिलाड़ी नहीं है। हाँ, दूसरे खेल खेलते हैं। आजकल शारीरिक क्षमता जब कम हो जाती है तो बौद्धिक बढ़ जाती है, उसके खेल अलग हो जाते हैं, तो वे तो कहे जा सकते हैं। लेकिन मैं लगता है कि मैंने बचपन के लगभग 18-20 वर्ष पूरी तरह से खेल को समर्पित किए हुए थे, और मैं 3-4-5 खेलों में अपनी दक्षता रखता था, और उसका जो आनंद आज तक, जो लाभ है, वो मुझे आज तक प्राप्त होता है। मुझे परिस्थितियां विचलित नहीं कर पाती, मुझे ये कष्ट नहीं होता कि आप जो चाह रहे हैं वो प्राप्त नहीं हो रहा। हाँ, मुझे ये अवश्य लगता है कि यदि हॉकी की तरह हम सीधे बढ़ रहे हैं और सामने से कोई आ रहा है तो हमें दूसरे रास्ते से निकलना आना चाहिए। ये रास्ता बचाना और रास्ते को छोड़कर लक्ष्य की तरफ पहुंचना,
ये खेल ही सिखा सकता है। ये ऐसी विधा है जो अद्भुत है, अतुलनीय है, और योग के साथ यदि हम अपने पाठ्यक्रम में हायर स्टडीज में इसको हायर लेवल ऑफ योगा के साथ जोड़ेंगे, मुझे लगता है भारत को खेल की दुनिया में भी वैश्विक शक्ति बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने अभिव्यक्तियों को रोकता हूं। आप सभी को पुनः नमस्कार और अयोध्या से राम राम। वेल, थैंक यू सो वेरी मच सर। आपकी बातों को हमने सुना और मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि पूरे देश से जो लोग हैं, जो फिजिकल एजुकेशनिस्ट है, जो पेफी लाइव के माध्यम से आपको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उन्होंने भी आपकी बात को समझा होगा। बाकियों की तरफ से सर, क्योंकि मुझे कोई क्वेश्चंस नजर नहीं आ रहे, तो आई एज्यूम कि आपका एक्सप्लेनेशन वाज सो क्लियर कि उनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। बट देन एक मेरी तरफ से एक सवाल है सर, मेरा सवाल है सर, कि हमने नेट की तैयारी की और हमारे साथ साथ और भी जैसे जितने भी लोग हैं फिजिकल एजुकेशन से जुड़े हुए या अपार्ट फ्रॉम फिजिकल एजुकेशन भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, स्टेट्स की तैयारी करते हैं। तो ये तैयारी करते वक्त क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है और हमेशा ही एग्जाम के लिए पढ़ाई का वक्त कम पड़ जाता है, तो ये जो स्ट्रेस जनरेट होता है, इस स्ट्रेस से हम कैसे अपने आप को बचाएं और इस स्ट्रेस से उबरने के लिए हमें किस तरीके का योगा या इन नीतियों को आत्मसात करना चाहिए सर? अमृता, इसके दो हिस्से हैं। इस पॉइंट के मैं दो हिस्से एक्सप्लेन करूंगा। एक तो ये है कि भारत की एक बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर पाठ्यक्रम का निर्माण वो लोग करते हैं जिन्हें शायद भी विषय आता भी नहीं है, और एक बड़ी समस्या के रूप में ये बात भी आती है कि हम पता नहीं क्यों एक यूनिफाइड फॉर्मूला अपनाने की कोशिश करते हैं पूरे देश के लिए। विश्व के सभी विकसित देशों में पाठ्यक्रम का निर्माण आचार्य केंद्रित है। जो हमारी व्यवस्था थी उसे उन्होंने अपना लिया है। आप अमेरिका में जाइए, आप यूरोप में जाइए, और इवन अफ्रीका और चाइना जैसे देशों में जाइए, हांगकांग में जाइए, सिंगापुर में जाइए, जापान में जाइए, एक टीचर को एक विषय सौंप दिया जाता है और कहा जाता है पाठ्यक्रम का निर्माण आप करेंगे, परीक्षण की व्यवस्था आप करेंगे, आप केवल परिणाम दे देंगे, क्योंकि आप जिस विषय के आचार्य हैं उसकी परीक्षा कोई दूसरा नहीं ले सकता, और आपको जो विषय आता नहीं है उसे पढ़ाने के लिए आपको विवश भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये जो अंतर पैदा किया है वो उनकी स्ट्रेंथ है। हमें पता नहीं क्यों लगता है कि नर्सरी से ही बच्चे को इतना विद्वान हो जाना चाहिए कि वो तोते की तरह गूगल सर्च इंजन बन जाए। 9 विषय पढ़ाओ, 20 विषय पढ़ाओ, इतने विषय जबरदस्ती पढ़ाओ। हम क्यों पढ़ा रहे हैं ये विषय? इसलिए ये जो नेट और जेआरएफ की समस्या जो आप डिस्कस कर रहे हो, वो सब कुछ मिलाकर एक सिलेबस बना दिया गया है। कोई चीज छूटने न पाए और कोई चीज आने भी न पाए, क्योंकि आप वहां रट रहे होगे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। जाहिर है कि ऐसी चीजों से स्ट्रेस जनरेट होगा ही होगा। एक कारण ये कि वो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति में नहीं है, दूसरा वो ओवर स्ट्रेस बनाया गया हुआ है, ओवर प्रेस्क्राइब्ड जिसको कह सकता हूं मैं, ओवर प्रेस्क्राइब्ड है। और ये आप ही के विषय में नहीं, सभी विषयों में यही समस्या, सभी विषयों में यही समस्या कर दी है कि एक हायर लेवल पर हमें लगता है कि काटने छाटने के लिए हमने ये बना दिया है। हमने काटने छाटने के लिए व्यक्ति की क्षमताओं की टेस्टिंग नहीं करनी है, उसकी इस क्षमता की टेस्टिंग करनी है कि वो 2 घंटे में सब कुछ उगल पाता है कि नहीं उगल पाता, विच इज नॉट द राइट टेंडेंसी। ये दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं का मतलब किसी विकसित देश में नहीं है। आई एम नॉट कंपेयरिंग इट, नॉट इवन इन बांग्लादेश एंड श्रीलंका। आई टेल यू, दे हैव आल्सो मॉडिफाइड देमसेल्फ। हम इस कॉलोनियल थॉट प्रोसेस से, स्लेवरी की थॉट प्रोसेस से बाहर नहीं आ पा रहे। Somebody who prescribes for us is not the knowledgeable person of the subject. That's the problem. सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में, आपके एग्जामिनेशन में कितने टर्म, कितने आपको मिलने चाहिए अटेम्प्ट, ये कौन डिसाइड करता है? ब्यूरोक्रेट एंड पार्लियामेंट दोनों इसमें नहीं बैठते, डिसाइड करते हैं। ये समस्या है, इसलिए ये स्ट्रेस जनरेट होता है। और स्ट्रेस जनरेट करने के लिए और उससे जूझने के लिए ऑब्वियसली वी विल हैव टू गो फॉर अ लिटिल हायर लेवल ऑफ योगिक एक्सरसाइज। ये फिजिकल से नहीं काम चलेगा।
ये फिजिकल से काम नहीं चलेगा। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बताऊं, आपने क्योंकि प्रश्न उठाया है। तरुण जी, 1 घंटा हो रहा है, बंद तो नहीं हो जाएगा? सर प्लीज गो अहेड। तो उसमें एक एक बहुत ही फेमस, मैं यूरोपियन एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ कि शायद वो ज्यादा एक्सेप्टेबल हो, लेकिन विधा हमारी है इसलिए मैं अपनी बात कहता हूँ। पॉलिटिकल साइंस में एक बहुत ही सुंदर ऑथर हुए हैं सेंट थॉमस एक्विनास, जिनके विचारों को राजनीतिक के छात्र के विद्यार्थी पढ़ते हैं। आनंद की बात यह है कि सेंट थॉमस एक्विनास पढ़े लिखे नहीं थे, बट वो योगी थे, इसीलिए सेंट लिखा है सबके यहाँ। और वो क्या करते थे कि वो जब अपनी ध्यान की अवस्था में बैठ जाते थे, जिसको हम लोग अवचेतन कहते हैं, सेकंड लेवल ऑफ ध्यान है, वे अवचेतन तक पहुंच जाते थे, फिर बोलना शुरू करते थे। और वो बोलते बोलते उनके शिष्य लोग लिख लिया करते थे, वे थॉट्स बन गए जो आज तक हम पढ़ रहे हैं अपने क्लासेस में। लेकिन आनंद की बात यह है, अद्भुत बात यह है कि उनकी जो किताब थी, अंतिम पुस्तक, वो अधूरी है, क्योंकि एक दिन वे अपने अवचेतन ध्यान की अवस्था से गए, कंसंट्रेशन में गए, और फिर बोलते बोलते बोलना बंद कर दिया, और बोलना बंद कर दिया, और 1 घंटे तक बैठे रहे ध्यान की अवस्था में। जब वो वापस आए तो शिष्यों ने कहा, गुरुजी आज तो चैप्टर आधा रह गया, आपने कुछ बोला नहीं। सेंट थॉमस एक्विनास ने उत्तर दिया कि मैं बोलता नहीं हूं, मैं जो देखता हूं उसे बोलता हूं। मैं उस अवस्था में पहुंचता हूं जब मुझे दिखता है, जो दिखता है वो बोलता हूं। आज जिस अवस्था में पहुंच गया, वहां जो देखा वो वर्णनातीत है, जिसको हम लोग अपने भारतीय भाषा में कहें, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है, इसलिए बोलना बंद कर दिया। अब इसे यहीं छोड़ दो, ये पुस्तक यहीं तक ठीक है। एक वेस्टर्न थॉट प्रोसेस में तक वहां वो बात पहुंची हुई है, और जो ईस्ट ने जिसने इसे जनरेट किया, जिसे डेवलप किया, वो इससे दूर हो जाता है। सो अ लिटिल हायर लेवल ऑफ कंसंट्रेटिंग एक्सरसाइजेस of your own origin will definitely help you understand it better. आप अगर एक किस्सा है उसमें पढ़िएगा, एक किताब है एसेंशियल विवेकानंद, मुकुल कानितकर और एक उनके साथ ऑथर और है दीपक, उसमें उनके स्वामी जी के वर्णन है। बेसिकली स्वामी जी को एक किताब पढ़ने को दी गई, तो स्वामी जी ने से कहा गया कि आप इस किताब को पढ़िएगा, फिर इस पर चर्चा करेंगे। स्वामी जी ने 2 घंटे बाद कहा कि भाई पढ़ ली, अब चर्चा करो। तो उसने कहा है कि 400 पेज की किताब 2 घंटे में आप कह रहे हो हमने पढ़ ली, अब चर्चा भी करो, इतना पढ़ ली कि चर्चा लायक हो गए, ये कैसे संभव है? उन्होंने कहा योग से संभव है। मैं किताब को, उस पन्ने को एक दृष्टि भर देखता हूं और वो मेरे अंदर छप जाती है, वे आ जाती है मेरे अंदर। इसलिए मैं केवल पन्ने पलट रहा था, 400 पन्ने पलटने में इतना समय लगा है, समझ तो पहले ही पन्ने से आने लगा था। ये है लेवल ऑफ पावर, ये हुई हुई घटना, लिखी हुई घटना बता रहा हूं। इसलिए हमारी मिलिट्री में भी फास्ट रीडिंग के कोर्सेज कराए जाते हैं। फास्ट रीडिंग कोर्सेज कहलाते हैं कि आप 2 सेंटेंस देखने के बाद समझ जाओ इसमें क्या भाव होगा और आगे बढ़ो। इतना टाइम नहीं है कि तुम्हें थीसिस पढ़ाने दी जाए कि पाकिस्तान अटैक कर रहा है, तुम थीसिस पढ़ने लग जाओ। सो यू डू दैट एक्सरसाइज, वो भी एक्सरसाइज वहां होती है, इसी की एक्सरसाइजेस है। तो ये कंसंट्रेशन के लेवल के बढ़ते बढ़ते वो अपने आप सीधा हो जाता है, वो साधारण एक्सरसाइज हो जाती है कि आपने किताब को खोला, 2 लाइन पढ़ने से आपको समझ में आ गया इसका भाव क्या है, और फिर आपने उसकी वर्ब और एडवर्ब पढ़ने की आवश्यकता नहीं समझेंगे, आप उसका जिस्ट को समझ जाएंगे, एंड दैट विल प्रोबेबली हेल्प। तो ये मैं नहीं कहता, घर वाले डांटेंगे कि 2 घंटे से पता नहीं क्या बंद करके बैठा हुआ है, लेकिन वो बैठना जरूरी है फॉर द रेस्ट ऑफ द 22 आवर्स टू बी वेरी इफेक्टिव एंड मीनिंग। फिर सोते समय भी आप पढ़ रहे होंगे। स्वामी राम ने कहा था कोई इंद्रिय सोती नहीं है। इंद्रिय जगाने के लिए ये जरूरी है कि अगर इंद्रिय जग गई तो सोते सोते भी कुछ ना कुछ चल रहा होगा, वो याद आ रहा होगा, रिवीजन हो रहा होगा, नींद भी आ रही होगी। तो ये चीजें डेवलप कर सकते हैं और ये हमारी अपनी पूंजी है। ऑफ कोर्स लेट अस नॉट गो टू ए रिलीजन,
उसको रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं ले जाना है, लेकिन ये हमारी साइंस है और इस साइंस को लोगों तक पहुंचना चाहिए। एंड दैट विल प्रॉब्ली हेल्प सॉल्व अवर टू प्रॉब्लम्स। एक तो बच्चों को समझ में बहुत जल्दी आने लग जाएगा, और दूसरा जो हमको स्पोर्ट्स पर्सन की टोटा लगा रहता है कि अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, वो भी आ जाएंगे। राइट सर, आई अज्यूम आपने जो भी हायर लेवल ऑफ कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेस की बात की, जिस तरीके से हमें अपने आप को और नॉलेजेबल करना ज़रूरी है, वो मैं समझती हूँ कि जितने भी लोग इसे सुन रहे हैं, स्टूडेंट्स इसे सुन रहे हैं, इवन हायर अथॉरिटीज़ जो भी इसे सुन रही है, वो इसके लिए ज़रूर कुछ ठोस कदम उठाएंगे। बच्चों को और हमारे जैसे लोगों को इसका ज़रूर फायदा होगा। हम लोगों का एक ही संकल्प है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई वाली आपके सामने आई हुई है, उसमें भी एक चीज लिखी है, हमारी डिमांड थी, उसको उसमें इंक्लूड किया गया है। एजुकेशन हैज टू बी ऑटोनमस, गिव कंप्लीट ऑटोनॉमी टू एजुकेशन। जब तक आप बांध के रखेंगे, वो चेंड सिस्टम से हम पढ़ने और बढ़ने वाले नहीं है। हमारी अपनी व्यवस्था थी ऑटोनमस एजुकेशन, टीचर बेस्ड एजुकेशन, आचार्य केंद्रित होना होगा। इफ यू आर अ गुड टीचर, you will teach. It's not necessary that 3 of your 4 teachers do not know anything, but they are teachers, they are not acharyas. We need proficient teachers who can teach to a large classroom. और वो हमारी अपनी व्यवस्था थी, वो हमारी अपनी प्राचीन व्यवस्था है, उसी को रिवाइव करना होगा, and that is the only solution. और अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, बलवंत जी कैन स्पीक 10,000 people around the world and show them what he knows. Let us be there. और उसमें से फिर छांट के 10 विद्यार्थी बुला लेंगे कि तुम लोग आ जाओ, फिर हम तुमको यहाँ बैठ के सिखाते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये एजुकेशन की प्रोसेस, आप जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर आप डॉक्यूमेंट को पढ़ लें, जो आपके सामने अब तो अवेलेबल है, आपको लगेगा कि उसने खुद कितनी सारी गलतियां अपनी जो है वो पिटफॉल्स को लिस्ट किया हुआ है पूरी किताब में। 400 से ज्यादा पेज पर यह वर्णित है कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में वर्तमान में विद्यमान कमियां कितनी ज्यादा है। काफी गहरी चर्चा हो सकती है सर इस पे, और हम जरूर आशा करेंगे कि आपसे दोबारा इस मौके पर इस चर्चा पर इस संदर्भ में बात करने का मौका मिलेगा, और मिलेगा तो हम उसे बिल्कुल गवाएंगे नहीं सर। खैर, आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की समापन टिप्पणी की ओर, और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी टीम फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से आज हमारे बीच मौजूद डॉक्टर बलवंत सिंह जी को, जो कि फाउंडर और सेक्रेटरी हैं इंटरनेशनल योगा फाउंडेशन की। 29 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, 6 बुक पब्लिश कर चुके हैं और कई नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पेपर पब्लिकेशन का एक्सपीरियंस रखते हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम। आप सुन रहे हैं हमको? जी सर, आप बिल्कुल ऑडिबल है। ओके सर, ओके मैम, ओके, थैंक यू। आज आप लोगों ने एक बड़ा अच्छा अवसर दिया, एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ बैठने के लिए, जिन्हें हमको लगता है कि समस्त विषयों का बड़ा गहन अध्ययन और बड़ा गंभीर ज्ञान रखते हैं। हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के कुलपति श्री प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी, मैं आज अपने आप को भाग्यशाली गौरवान्वित कर रहा हूं, क्योंकि मेरा भी ग्रेजुएशन इसी विश्वविद्यालय से हुआ है, जब इसका नाम अवध विश्वविद्यालय हुआ करता था। तो बड़ी खुशी का मेरे लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि एक ऐसे व्यक्ति को के बारे में 2 शब्द कहने का मौका मिलेगा। वैसे कुछ भी दीक्षित जी ने कहने के लिए, कुछ सोचने के लिए छोड़ा नहीं है। उन्होंने अपने वक्तव्य में इतना सम्यक भाषण था कि जिसमें कुछ भी कहने के लिए उन्होंने कहीं कोई जगह नहीं छोड़ा। चाहे उन्होंने योग को कहा, चाहे उन्होंने शिक्षा को कहा, चाहे आधुनिक शिक्षा पे कहा, चाहे किसी व्यक्तित्व पे कहा, जो उन्होंने उदाहरण दिए वो इतने रिलेवेंट हैं कि जिस पर कुछ भी बोला नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने काम दिया है तो करके मैं बोलना चाहता हूँ कि दीक्षित जी ने बड़ी अच्छे ढंग से कहा कि योग को लगभग 10,000 वर्षों से हमारे यहाँ इस बात का प्रमाण है कि योग मनुष्य के अस्तित्व के साथ ही शायद योग पैदा हुआ है, क्योंकि ज्ञात और अज्ञात रूप से मनुष्य हरदम योग में हुआ करता है, योग के अभ्यास किया करता है। और उसको उन्होंने बताया कि हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता में मुद्राओं में योग का वर्णन मिलता है।
उन्होंने योग और युग्म की बात समाधि से कहा कि जब तक हम अपने आप को किसी तरीके से पूरी तरीके से जोड़ नहीं लेते हैं, उसमें हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है, उसमें हमें एक्सपर्टाइज नहीं मिलती है। तो योग यही है, योग केवल आसन प्राणायाम नहीं है। तो योग अपने व्यवहार में लाने के लिए हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें पूरी तरीके से अपने आप को उतार दें, हम उसमें अपने आप को पूरी तरीके से आत्मसात कर लें उसको, यही योग है। तो इसको दीक्षित जी ने बड़े बहुत ही सुंदर ढंग से बताया कि समाधि जो है वो क्या है। समाधि आंख मूंद के बैठना नहीं है, समाधि सो जाना नहीं है। समाधि का मतलब है सम आदि उपाधि और व्याधि तीनों में हम सम रहे, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जो गीता में कहा जाता है। इस स्टेट को हमारे यहाँ समाधि कहा गया। उसको दीक्षित जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से कहा और कहा कि अगर आपको संसार को जानना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, समझने योग्य बात है, और विशेष रूप से हमारे योग शिक्षक और खिलाड़ियों के लिए कि आपको संसार को जानना है, किसी चीज को जानना है तो सबसे पहले अपने आप को जानना होगा। हमारे यहाँ एक कथा बड़ी प्रचलित है कि रामकृष्ण परमहंस जी से दयानंद सरस्वती मिलने गए, उन्होंने दरवाजा नॉक किया तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हो, तो वो मुस्कुराए और बोले कि यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। तो हम बाहर के संसार को जानने का बड़ा प्रयास करते हैं, लेकिन अपने आप को जानने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए ये बाह्य संसार जो है ये हमारी समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा गया है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो हमारे यहाँ ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में है, इस शरीर में है, इस काया में है। तो हमें बाहर के संसार को समझने के लिए इस काया में हमें अंतर का प्रवास करना पड़ेगा, अंतर की यात्रा करनी पड़ेगी। इसको दीक्षित जी ने बड़े अच्छे ढंग से समझाया और दोनों मुद्दों पर समझाया, खेल के क्षेत्र में भी और शिक्षा के क्षेत्र में भी बताया कि हमें पहले योग के माध्यम से खुद को जानना होगा, क्योंकि योग हमें अंदर की तरफ ले जाता है। जब हम अंदर की तरफ पूरी तरीके से चले जाएंगे तो हमें बाह्य संसार का ज्ञान अपने आप हो जाएगा। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बताया बात दीक्षित जी ने कहा योग की शाखाओं के बारे में कि हर योग की शाखाएं एक दूसरे को प्रमोट करती हैं, उसको प्रवर्तित करती हैं। आप ज्ञान योग कर रहे हैं, उसमें भक्ति योग राजयोग अपने आप आ जाता है। आप भक्ति योग कर रहे हैं तो ज्ञान योग राजयोग उसमें अपने आप आ जाएगा, क्योंकि ईश्वर प्राणिधान की बात जहां हमारे यहाँ राजयोग में महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि ईश्वर प्राणिधान की बात जहां लिखते हैं वहां भक्ति योग आ जाता है। इस प्रकार से आप गीता को और पूरे पतंजलि योग सूत्र को देखेंगे तो आपको इस बात का ज्ञान होगा कि कर्म योग ध्यान योग सब एक दूसरे के पूरक हैं, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। अगर आप निश्चित रूप से रियल योग वास्तविक योग को आप अभ्यास में लाते हैं तो कुछ भी अलग नहीं है। इसी को महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में बांधा है। अष्टांग योग के माध्यम से भी दीक्षित जी ने बड़े सुंदर ढंग से बताया कि आप किसी एक स्टेप को छोड़ देंगे तो आप पूर्णता की ओर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये 8 ही अंग जो हैं, इसमें आप जिस अंग को छोड़ देंगे वहां आपकी अपूर्णता बनी रहेगी। तो क्रम से हमें योग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें इन 8 अंगों का पूरी तरीके से अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि मेन एम ऑफ द योगा इज सल्वेशन, हेल्थ, हैप्पीनेस, हार्मोनी, एवरीथिंग इज बाय प्रोडक्ट ऑफ द योगा। मेन एम ऑफ द योगा इज सल्वेशन। योग हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। दूसरी चीज दीक्षित जी ने बड़े अच्छे ढंग से बताया कि अभी तक हमें भय में ले जाया जाता है, भय में ले जाकर के हमें जकड़ा जाता है। धर्म की सबसे मुख्य विशेषता है कि वो हमें उलझाती नहीं है। धर्म हमें भय मुक्त करता है, वो हमें सुलझाता है। तो ऐसे योग में जाकर के अगर हम जकड़ रहे हैं, हम किसी संप्रदाय या किसी इससे बंध रहे हैं, तो हम योग का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। योग हमें मानवता सिखाता है। तो हमें, अगर हम योग का रियल अभ्यास कर रहे हैं तो हम मानवता की तरफ बढ़ेंगे, न कि किसी संप्रदाय या किसी धर्म में बंधेंगे। तो ये धर्म हमें सुलझाता है, ये किसी जकड़न में नहीं ले जाता है, ये हमारी ग्रंथियों को खोलता है। इसी प्रकार से उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बताया कि अगर खेलों में योग का प्रयोग किया जाएगा, योग अभ्यास का प्रयोग किया जाएगा तो उसका लाभ बहुत अधिक मिलेगा। दूसरी उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि जो प्रयोग हो रहा है वो केवल आसन प्राणायाम तक ही हो रहा है। योग के जो गंभीर रूप हैं,
जो गंभीर अभ्यास हैं उनका प्रयोग किया जाएगा तो निश्चित रूप से एक खिलाड़ी खेल में किसी भी प्रकार के द्रव्यों का सेवन नहीं करेगा, क्योंकि वो खेल के सौंदर्य को समझेगा और उसके आनंद को, वास्तविक आनंद को वो अनुभव करेगा। तो किसी प्रकार से खेल में किसी इस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग, मादक द्रव्यों का प्रयोग या गलत किसी आचरण का प्रयोग नहीं करेगा। योग तो हमें यही समझाता है। दूसरी उन्होंने बात कहा कि चाइना की कहा, बड़ी अच्छी बात कहा कि वहां पर बुद्धिस्ट के जो प्रयोग थे उनको चाइना ने व्यवहारिक रूप में खेलों में शामिल किया है, जिससे चाइना के खेल में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आया है और उससे उनका परफॉर्मेंस बढ़ा है। तो हमारे यहाँ जो योग के प्रकार हैं इनका हम सही ढंग से उपयोग करके हम अपने खेलों के परफॉर्मेंस को बड़े अच्छे ढंग से बढ़ा सकते हैं। चाइना हमसे नीचे चला जाएगा अगर हम, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी विद्या है, हम उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और उसको समझने के लिए भी तैयार नहीं है। उसके बाद उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से कहा कि आसन से केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं बढ़ता है, आसन से आपके मन में एक प्रसन्नता का भाव आता है, एकाग्रता का भाव आता है, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाइड होती है। हम जब प्राणायाम करते हैं तो प्राण को ले जाकर के शरीर के अंदर रोकना, उसको एक एक सेल्स तक, एक एक अवयव तक, शरीर के अंगों तक पहुंचाना, तब प्राणायाम का फायदा होता है, तब प्राणायाम का लाभ होता है, हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाइड होती है, तब हमारा मन कंट्रोल में होता है। मन के कंट्रोल के ऊपर दीक्षित जी ने बड़े अच्छे ढंग से कहा, काफी समय हो चुका है, उसको कहने में काफी समय जाएगा। फिर भी दीक्षित जी ने जिन बातों को कहा वो बातें बड़ी अच्छी थी, जिसमें उन्होंने सारे अभिभावकों से एक आग्रह किया है, अनुरोध किया है कि आप बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित करें। केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही हमारे लिए आवश्यक नहीं है। मनुष्य जीवन के लिए जितना शारीरिक स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है उतना ही मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। अगर मनुष्य शारीरिक और मानसिक रूप से, दोनों रूप से स्वस्थ रहेगा तो निश्चित रूप से उसे शिक्षा ग्रहण करने में बड़ा लाभ मिलेगा, बड़ा लाभ होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि खेल से व्यक्ति केवल मेडल प्राप्त करेगा, कैरियर प्राप्त करेगा, यही नहीं होता। उसको जीवन जीने के लिए समायोजन, समय का प्रबंधन, एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छी सोच, इस प्रकार की जो लाभ होते हैं उसका भी बड़े अच्छे ढंग से दीक्षित जी ने बताया, लोगों के सामने रखा कि खेलने से केवल मेडल नहीं मिलता है, केवल आदमी शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होता है, वो एक अच्छा व्यक्तित्व निर्माण करता है, समाज के लिए एक अच्छा उपयोगी व्यक्ति निर्माण करता है, राष्ट्र के लिए एक अच्छा नेता, एक अच्छा लीडर और एक अच्छा नागरिक हमारा खेल पैदा करता है। तो दीक्षित जी ने अपने संपूर्ण भाषण में बहुत सारी बातों को कहा, जिसमें महत्वपूर्ण बातें ये थी कि खेल के साथ योग का प्रयोग किया जाएगा तो खेल का भी लाभ होगा और एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए हमें योग का प्रयोग करना चाहिए। तो योग, शिक्षा और खेल, तीन चीजें हमारे पास हैं। अगर इन तीनों को हम समुचित रूप से इनका उपयोग करेंगे, इनका कोऑर्डिनेट करेंगे तो हमारा राष्ट्र एक अच्छा राष्ट्र हो जाएगा और हमारी जो समस्याएं हैं उन सारी की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। ज्यादा समय नहीं है, काफी समय हो चुका है, तो मैं अपनी वाणी को ही विराम दूंगा। फिर से एक बार पूरी पेफी टीम को, अमृता पांडे जी, तरुण शर्मा जी, शरद शर्मा जी और जो लोग हैं लगे हुए, मुकेश वर्मा जी काफी मेहनत किए और हमारे परम आदरणीय कुलपति महोदय श्री दीक्षित जी, जिन्होंने इतना अच्छा हमारा मार्गदर्शन किया, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि पीयूष जी ने एक अच्छे व्यक्ति के साथ बैठने और सुनने का अवसर दिया, जिसके लिए मैं आप सबका ऋणी रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कंक्लूडिंग रिमार्क के साथ जिन लोगों ने दीक्षित सर का सेशन का कुछ भाग अगर मिस कर दिया हो या इस सेशन में, इस सत्र में लेट आए हो या किसी वजह से छोड़ गए हो, तो आपके जो कंक्लूडिंग रिमार्क हैं उसके साथ उन्होंने दीक्षित सर की सभी बातों का सार जरूर प्राप्त कर लिया होगा। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर दिस। और कार्यक्रम के पहुंच गया है जो अब अंतिम पड़ाव की ओर, और इसके लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट फाउंडर ऑफ निर्वाणा ट्रस्ट, through which he has been successfully providing a holistic wellness training to corporate employees, college and school students,
sports persons, senior citizens, celebrities, politicians, and many more. A trained martial artist and black belt holder in Kung Fu, along with many certifications in self-defense. A person who is having to his credit of designing a program for women's self-defense and imparting training for them. He's working since last 14 years as wellness and yoga expert, touched more than 10 lakhs of humans, joint secretary, Physical Education Foundation of India, yoga and wellness guru, Mr. Tarun Kumar Sharma. मैं तरुण सर से निवेदन करती हूँ कि वो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद अमृता जी। इससे पहले बहुत धन्यवाद मनोज दीक्षित जी का, जिनके ज्ञान रूपी सागर से कुछ एक लोटा जल हम भी और हमारे जितने दर्शक इस पैफी लाइव में जुड़े हुए हैं, आपके ज्ञान रूपी सागर से हम कुछ अर्जित कर पाए। और साथ में ही बलवंत सिंह जी का भी, जिन्होंने बहुत ही छोटे और एकदम सीमित शब्दों में के प्रोफेसर जी का व्याख्यान को बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि क्या क्या हुआ। तो उसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि दीक्षित जी ने बात की थी हमारे 5 सेंसेस की, स्वास्थ्य की, लीडरशिप की। तो स्वस्थ अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वयं में स्थिर होना हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि स्वयं में स्थिर होना ही स्वास्थ्य की को परिभाषित करता है। अगर मैं श्री कृष्ण के द्वारा जी भागवत गीता के 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसमें श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि अगर हम 5 मूलभूत तत्वों का प्रबंधन अगर हम ठीक से कर लें तो हम कभी भी अस्वस्थ नहीं हो सकते, या हम स्वस्थ की एक परम सीमा तक पहुंच सकते हैं अगर हम सिर्फ और सिर्फ उन 5 मूलभूत तत्वों का प्रबंधन ठीक से करें। वो बोलते हैं कि युक्ताहारा विहारस्य युक्ता चेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्नावा बोधस्य योगो भारती दुःखः। अर्थात आहार, विहार, निद्रा, चेष्टा और कर्मा, ये 5 मूलभूत तत्व। आहार सिर्फ वो नहीं जो हम खाते हैं या पीते हैं, आहार वो उस आहार के अंतर्गत वो सब चीजें आती हैं जिसको हम अपने 5 सेंसेस से ग्रहण करते हैं। यानी कि जो हम देख रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, यानी कि जो हमारी पूरी की पूरी 5 सेंसेस जिस चीज को ग्रहण करती है वो हमारे आहार में आती है। तो उसका जो मटेरियल है, क्वालिटी है, टाइमिंग है, विधि है, वो पूरा का पूरा अच्छी तरह से शुद्ध और ठीक से होने चाहिए। दूसरा आता है विहार यानी कि एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, तो हमारा विहार ठीक होना चाहिए। उसके बाद है निद्रा भी प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें भी उसका मटेरियल, क्वालिटी ऑफ स्लीप, टाइमिंग और विधि किस प्रकार से हो रहे हैं। और चेष्टा यानी कि हमारे जो विचार हैं, थॉट्स हैं और बिलीफ्स हैं, वो भी ठीक से होने चाहिए। और लास्ट आता है कर्मा, यानी कि हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज अगर ठीक से करें तो ये हमारे 5 मूलभूत तत्व हैं। इनका सिर्फ 5 मूलभूत इन तत्वों का प्रबंधन करने मात्र से ही हम स्वस्थ की परम सीमा तक पहुंच सकते हैं। एट द एंड मैं आप सभी का इन पैफी लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। पैफी की तरफ से विशेष आभार प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी का, जिन्होंने समय निकालकर हमारे दर्शकों को और हमारा ज्ञानवर्धन किया और हमें मोटिवेट किया। और डॉक्टर बलवंत सिंह जी जो पैफी के महाराष्ट्र चैप्टर के जो सिपह सालार हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अच्छे से प्रोफेसर दीक्षित जी के व्याख्यान को कंक्लूड किया। साथ में धन्यवाद करता हूं डॉक्टर मुकेश वर्मा जी का, जो पूरे सेशन में हमारे साथ अच्छे से जुड़े रहे, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अमृता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अच्छे से इसको किया जी। ओवर टू यू। Thank you so very much, Tarun sir. Before we conclude today's program, again, on behalf of Physical Education Foundation of India, I wish to once more thank all of you for joining us today. I also want to thank all our viewers who have dropped in from across the borders of our country and have joined us here today. Thank you. Have a pleasant day. और योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।